आपने कभी किसी सरकारी स्कूल में बैठे वो बच्चा को देखे हैं जिसके आंखों में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने होते हैं, लेकिन सामने होती है टूटी हुई बेंच, गंदे क्लासरूम और महीनों से गायब टीचर। ये सिर्फ किसी एक गांव की कहानी नहीं है, ये आज भी बिहार के हजारों स्कूलों की सच्चाई है। बिहार में लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन क्या उन्हें सही से पढ़ाया जा रहा है? क्या क्लासरूम में टीचर्स समय पे आ रहे हैं? क्या बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम में पर्याप्त बेंचेस हैं? क्या हर बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं? ये सिर्फ सवालें नहीं हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की जमीनी हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं खुद बिहार से हूँ। मैंने वो दिन देखा है जब स्कूल जाने से ज़्यादा जरूरी घर के काम होते थे, जब पढ़ाई के लिए मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता था क्योंकि बिजली नहीं होती थी। तो आज मैं आपके सामने बिहार की एजुकेशन सिस्टम की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, सच्चाई जो शायद ही आपको किसी ने दिखाई होगी। अगर आप बिहार से हैं या फिर आप बिहार के बारे में सोचते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर आपके घर के बच्चे बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों, कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको उनकी फ्यूचर दिखाएगा कि अगर वह यहाँ से पढ़ते हैं तो उनकी फ्यूचर कैसा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, सो आप इसे थोड़े थोड़े कर देखें, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के उलझने और विरोधाभास है। एक और हर साल यहाँ से बच्चे IAS, IIT, JEE और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में टॉप करते हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये है कि बिहार की साक्षरता दर आज भी पूरे देश में सबसे नीचे है। कितनी अजीब बात है ना, जिस राज्य की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय खड़े थे, जहां पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, आज उसी धरती पर बच्चों के एक अच्छे स्कूल की सुविधा भी नहीं मिल रही है। कभी बिहार की धरती पर ज्ञान की ऐसी ज्योति जलती थी जिसकी रोशनी पूरी दुनिया तक फैलती थी, लेकिन आज उसी धरती पर शिक्षा की रोशनी फीकी पड़ गई है। सवाल यह है, हमने वो रोशनी कहाँ खो दी? 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ पढ़ते और पढ़ाते थे। चीनी यात्री हैंसोंग ने यहाँ 1 वर्ष तक अध्ययन किया था। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जहाँ न्याय, दर्शन और व्याकरण का गहन अध्ययन होता था। इन विश्वविद्यालयों की ख्याति इतनी थी कि पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा और विक्रमशिला जैसी संस्थानों का पतन हुआ। ब्रिटिश शासन के समय भी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इतिहास हमें गर्व करने का अवसर देता है, तो वर्तमान हमें चिंतन करने की चुनौती देता है। अब समय आ गया है कि हम बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समझें और उसमें बदलाव के लिए कदम उठाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की बिहार की शिक्षा प्रणाली किन किन समस्याओं से जूझ रही है। क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा स्कूल क्यों जाता है? सीखने के लिए, सपने देखने के लिए, या केवल बैठने के लिए? लेकिन स्कूल में न बैठने की जगह हो, न पीने की पानी और न शौचालय हो, तो वह स्कूल नहीं बल्कि एक संघर्ष का मैदान बन जाता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023-24 में 3,000 नए स्कूल जोड़े गए हैं, लेकिन मौजूदा स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और भी खराब हो गई है। राज्य में 20% से अधिक स्कूलों में बिजली नहीं है और लगभग 5% स्कूलों में पीने की पानी की सुविधा नहीं है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। इंडिया फेलो की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 22.8% स्कूलों में शौचालय के लायक नहीं है, जिससे विशेषकर लड़कियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मयूरहंड के एक सरकारी स्कूल में लड़कियां शौचालय की कमी के कारण कम पानी पीती है और कम खाती है, ताकि उन्हें शौचालय का उपयोग ना करना पड़े। बिहार के कई सरकारी स्कूलों में क्लासरूम की भारी कमी है, जिससे छात्रों को असुविधा होती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जहां बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानित महसूस करें। जब स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की इतनी कमी हो, तो सोचिए शिक्षकों की स्थिति क्या होगी। क्या वे पर्याप्त संख्या में हैं? क्या वे ट्रेंड है? आइए अब जानते हैं बिहार की सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति के बारे में। बचपन में हम सबने सुना था
गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। लेकिन आज बिहार के सरकारी स्कूलों में कई जगह गुरु ही गायब हैं और जो हैं वो संसाधनों और ट्रेनिंग की कमी से जूझ रहे हैं। तो सोचिए ऐसे में शिक्षा कैसी होगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। 2023 तक बिहार में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे। एक शिक्षक को कई क्लासरूम एक साथ लेना पड़ता है। बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर और अनट्रेन्ड टीचर को रखा गया है। ईटीवी भारत के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार बिहार में 2637 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि अब यह स्थिति काफी सुधर गई है। ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई स्कूलों में 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के मैथ और हिंदी तक नहीं समझ पाते। इसका मुख्य कारण एक ही है, कम ट्रेंड शिक्षक जिन्हें समय पर ट्रेनिंग नहीं मिलती। कई ऐसे न्यूज आर्टिकल छपे हैं जिनमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार के कई स्कूलों में टीचर और छात्र का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से काफी अधिक है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 के अनुसार सरकारी स्कूलों में टीचर स्टूडेंट अनुपात राष्ट्रीय मानक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए 35:1 है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी स्कूलों कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। वहीं मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 35 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बिहार में शिक्षक और छात्र के अनुपात पर ध्यान दें तो प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार BPSC शिक्षक नियुक्ति से पहले 40:1 था, लेकिन दूसरे चरण की नियुक्ति के बाद 35:1 हो गया। यानी थोड़ी सी तो सुधार की किरण दिखी है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। एक अच्छा शिक्षक उम्मीद जगा सकता है, कल्पना जगा सकता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है। जब शिक्षा के सबसे बड़े स्तंभ यानी शिक्षक ही टूटे हुए हो तो बच्चों की नींव कैसे मजबूत होगी। जब पढ़ाने वाले ही अनिश्चितताओं में हो तो पढ़ने वाले उड़ान कैसे भरेंगे। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के उस पहलू की जो हर परीक्षा की नींव है, किताबें और पाठ्यक्रम की स्थिति। क्या आप जानते हैं बिहार के लाखों बच्चों की आधी पढ़ाई बिना किताबों की करनी पड़ती है। ये ठीक वैसा ही है कि आपको युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए और आपके पास हथियार ही ना हो। RTI अधिनियम 2009 के तहत बिहार में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें देने का प्रावधान है। हालांकि प्रभात खबर के एक आर्टिकल के अनुसार सरकार अब 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम की किताबें मुहैया कराने की योजना बना रही है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई जिलों में बच्चों के नया सेशन शुरू होने के 4 महीने बाद तक भी किताबें नहीं मिली। हाल ही में हिंदुस्तान न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 के 1.5 माह बीत जाने के बाद भी कक्षा के बच्चों को सभी किताबें अभी तक नहीं मिली है। वहीं विभाग की ओर से बच्चों के बीच किताबें का वितरण शुरू हुआ है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। बिहार का सिलेबस अभी भी कई विषयों में 5 से 7 साल पुराना है। जहां देश और दुनिया तेजी से नई टेक्नोलॉजी, स्किल्स और सोच के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं बिहार के छात्र को पुराने उदाहरणों और थ्योरी के साथ पढ़ाई करना पड़ता है, जिससे वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी विषयों की अभी भी अधिकतर स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है और जहां होती है वहां सिर्फ नाम मात्र के है। प्राइवेट स्कूलों में NCERT या एडवांस लेवल की किताबें होती है, वहीं सरकारी स्कूलों में किताबों की क्वालिटी और कंटेंट दोनों कमजोर होता है। इससे एक सामाजिक असमानता बनता है, जहां अमीर का बच्चा बेहतर ज्ञान पाता है और गरीब का बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करता है। अब जरा सोचिए, अगर बच्चों के पास किताबें ही समय पर ना पहुंचे तो परीक्षा में क्या लिखेगा। एक छात्र का कहना है कि सर, हम लोग 4 महीनों तक बिना किताब के स्कूल जाते रहे। टीचर बोलते थे कि जब किताब आएगा तब ठीक से पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट हो गया और हम लोग बस देख कर लिख दिए। जरा सोचिए, एक बच्चा जो अपने सपने को साकार करने के लिए स्कूल जाता है लेकिन रास्ते में ही रुक जाता है। बिहार का हर दूसरा बच्चा 10वीं तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ देता है। तो क्या यह हमारे एजुकेशन सिस्टम की असफलता नहीं है? ईटीवी भारत न्यूज
कि एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार बिहार की सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन दर काफी कम हुआ है। देश भर में जहां सरकारी विद्यालयों में से 37 लाख बच्चों का नामांकन कटा है, वहीं अकेले बिहार में ही 31 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन कटा है। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो साल 2022-23 में बिहार के जहां सरकारी विद्यालयों में 2,45,43,695 बच्चों का नामांकन हुआ, वहीं साल 2023-24 में 2,13,48,149 बच्चों का एडमिशन हुआ। यानी साल 2023-24 में बिहार के सरकारी स्कूलों में 31,95,546 बच्चों के सरकारी नाम कटे हैं। 31 लाख बच्चों का स्कूल छोड़ जाना यह एक केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर एक उस परिवार का टूटा हुआ सपना है। क्या इसी शिक्षा व्यवस्था को हम नई शिक्षा नीति कहेंगे? दूसरी ओर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि जब आधार सीडिंग की गई तो कई फर्जी नामांकन पकड़े गए, कई बच्चों का दोहरा नामांकन था। वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी नाम जुड़वाकर योजनाओं का लाभ ले रहे थे। हालांकि ये कदम जरूरी था, लेकिन इससे यह भी उजागर हुआ कि हमारी शिक्षा प्रणाली में गहराई तक भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैली हुई है, और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। 2023 में पब्लिश्ड एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कक्षा 10 की ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई छोड़ना दर 20.6% था, जबकि बिहार में यह दर 42% था। यानी 100 बच्चों में से 42 छात्र ऐसे थे जो 10वीं की पढ़ाई पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ दिए। ईटीवी भारत द्वारा पब्लिश्ड एक न्यूज आर्टिकल में यूडीआईएसी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023-24 में बिहार के प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 83% है। मध्य विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में 68%, माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9 से 10 में 46% और उच्च माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 11 से 12 में यह अनुपात 30% है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER, इसे हिंदी में सकल नामांकन अनुपात कहते हैं। अब इसे आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल है और स्कूल के आसपास 100 बच्चे हैं जिनका एडमिशन 10वीं में होना चाहिए, और उसमें से अगर सिर्फ 40 बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि GER जो रेशियो होगा वह 40% होगा। और जैसे हमने बताया है कि बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11-12 में GER जो रेशियो है वह 30% है, यानी मात्र 30 बच्चे ही 11-12 में एडमिशन ले रहे हैं। आखिर क्यों बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं? कई परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजना अधिक आवश्यक समझते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और बहुत सारे शिक्षक अनट्रेंड एंड अनप्रोफेशनल है। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत खराब है। अब एक गरीब छात्र करे तो क्या करे? वह ना तो प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग का फी भर सकता है और ना ही सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अच्छा पढ़ाई मिल रही है, तो उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। लड़कियों के लिए शौचालय की कमी, सामाजिक दबाव और कम रूम में शादी जैसी समस्याएं उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करती है। जब इतने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह उन सपनों की बात है जो अधूरे रह जाते हैं। आइए अब देखते हैं यह हाई ड्रॉप रेट्स स्टूडेंट के सीखने के स्तर पर कैसा प्रभाव डालता है। सोचिए एक बच्चा जो 5वीं क्लास में है, लेकिन वह ठीक से दूसरी क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या यह सिर्फ उस बच्चे की कमी है या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम की नाकामी? ASER 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में क्लास तीसरा के 12.7% बच्चे अक्षर को नहीं पहचान सकते हैं। 29.1% बच्चे अक्षर पढ़ सकते हैं परंतु शब्द को नहीं। 17.4% बच्चे शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन वह क्लास पहला की टेक्स्ट बुक को भी ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्लास तीसरा के 100 बच्चों में से 17 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास पहला का टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ सकते। ASER की एक और रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्कूलों में क्लास 8वां के मात्र 57% लड़की और 60.1% लड़के ही भाग बना सकते हैं, यानी 100 स्टूडेंट में से लगभग 58 स्टूडेंट्स ही भाग बना सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कई स्कूलों में टीचर खुद के सब्जेक्ट को भी ठीक से नहीं समझ पाते। शिक्षकों का ध्यान बच्चों के विकास पर नहीं बल्कि सिर्फ हाजिरी पर होता है। और शायद यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपने ही स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें अपने स्कूल के
हालत पर भरोसा नहीं है। उनके बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल जाते हैं या फिर बड़े शहरों में पढ़ाई करते हैं। अगर स्कूल के भीतर के लोगों को ही व्यवस्था पर भरोसा ना हो तो सुधार की उम्मीद कहां से की जाए। मिड डे मील जैसी योजनाएं ने उपस्थिति तो बढ़ाई, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण और गरीब परिवारों में माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं, जिससे बच्चों को घर पर सहारा नहीं मिलता। अगर 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब समझ नहीं पाता तो इसमें उसकी गलती नहीं है, असल में हम और हमारी शिक्षा व्यवस्था का फेलियर है। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल डिग्री पाना नहीं बल्कि समझ पैदा करना है, और जब बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर डिग्री का क्या मतलब। जब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो उसका भविष्य सिर्फ धुंधला नहीं बल्कि अंधकारमय हो जाता है। लेकिन क्या सरकार इस संकट से अनजान है? नहीं, सरकार कई योजनाएं शुरू की, लेकिन सवाल ये है क्या ये योजनाएं जमीनी हकीकत पर बदलाव ला रही है? आइए करीब से इसे समझते हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन सवाल ये है क्या ये योजनाएं बच्चों तक पहुंच रही है या सिर्फ कागजों तक सीमित है। 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लड़कियों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना था। इस योजना के तहत शुरुआत में 2000 की राशि सिर्फ लड़कियों को दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है और अब लड़कों और लड़कियों दोनों को दी जाती है। इलस्ट्रेटेड डेली न्यूज के एक आर्टिकल के अनुसार इस योजना से लड़कियों की स्कूल उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार 2025-26 के बजट में 3,303 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के लिए आवंटित की गई है, जिससे 90% स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्यादा स्कूल खोल देना नहीं है, बल्कि अच्छी पढ़ाई और हर बच्चे तक पहुंच बनाना जरूरी है। सरकारी योजनाएं और बजट आवंटन शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक है, लेकिन जब तक योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं डालती तब तक सुधार अधूरा रहता है। आइए अब देखते हैं शिक्षा, बजट और संसाधन इसमें कैसे भूमिका निभा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार बिहार सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में शिक्षकों और लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी के लिए 28 अरब रुपए जारी किए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग को 60,954 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो राज्य के कुल बजट का 21.7% है, जो कि तमिलनाडु के एजुकेशन बजट से भी अधिक है। द न्यूज मिनट के एक आर्टिकल के अनुसार तमिलनाडु का एजुकेशन बजट 55,261 करोड़ है। इसके बावजूद बिहार का लिटरेसी रेट तमिलनाडु से भी कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार एजुकेशन बजट का मात्र 10% ही हायर एजुकेशन या कॉलेज या विश्वविद्यालयों पर खर्च होता है और बाकी का पैसा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर खर्च होता है। इसके बावजूद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाई का लेवल काफी निम्न स्तर का है। शिक्षा में पैसा खर्च करने का असली फायदा तभी है जब इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर साफ दिखाई दे। बजट और योजनाओं की घोषणाएं अखबारों में हेडलाइन बनती है, लेकिन बच्चे तब तक रोशनी में नहीं आते जब तक इन योजनाओं की रोशनी क्लासरूम तक नहीं पहुंचती। तो अब सवाल यह है, आखिर सुधार कैसे हो सकता है? क्या बिहार का मिशन दक्ष सुधार की राह में एक गेम चेंजर बन पाएगा? मिशन दक्ष बिहार सरकार की एक खास पहल है, जिसका मकसद बच्चों की मदद करना है जो पढ़ाई में पीछे हैं। इस योजना में करीब 25 लाख ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिन्हें पढ़ने और गिनती करने में दिक्कत हो रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2023 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जो अपनी क्लास के लेवल के अनुसार ठीक से पढ़ या गिनती नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को चुनकर उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में बांटा जाता है। फिर टीचर्स उन्हें अलग से स्पेशल क्लास देते हैं ताकि हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान मिल सके और उनकी पढ़ाई में सुधार हो सके। लेकिन इस कार्यक्रम की कई चुनौतियां हैं, जैसे कई जगहों पर शिक्षकों की कमी है जिससे हर बच्चा तक मदद नहीं पहुंच पा रही। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जरूरी संसाधनों और जगहों की कई स्कूलों में कमी है। शिक्षा में सुधार सिर्फ स्कीम बनाने से नहीं होता है, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करने पर होता है। सुधार के साथ साथ हायर एजुकेशन की सिचुएशन भी इम्पोर्टेंट है। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। क्लासरूम में ज्ञान कम, लेकिन कैंपस में गुटखाबाजी और राजनीति ज़्यादा। जब शिक्षा का मंदिर राजनीति का अखाड़ा बन जाए तो युवा किस ओर जाएंगे? बिहार के कई यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाई केंद्र से ज़्यादा राजनीतिक संघर्ष और हिंसा के
अड्डे बन गए हैं। प्रभात खबर के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में छात्रों के दो गुटों के बीच झगड़े हुए, हॉकी स्टिक और बेल्ट का इस्तेमाल करके छात्रों को पीटा गया। ऐसी कई और खबरें सामने आई है जिसमें कैंपस के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम चल रहा है। बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कई वर्षों तक प्रोफेसरों की बहाली रुकी रही। हालांकि हाल ही में सरकार ने 10 साल बाद बहाली प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन यह जरूरत से भी बहुत कम है। बिहार के अधिकांश यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास नहीं होती। लाइब्रेरी, बुनियादी ढांचे, रिसर्च लैब और डिजिटल लर्निंग संसाधनों की भारी कमी है। नीति आयोग की SDG रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बिहार क्वालिटी एजुकेशन रैंकिंग में स्कोर 29 के साथ सबसे नीचे है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो वह हमसे ऊपर है, जिसका स्कोर 45 है। कई यूनिवर्सिटीज में एक प्रोफेसर को अलग अलग डिपार्टमेंट के क्लासेस एक साथ लेने पड़ते हैं। इससे न केवल शिक्षा की क्वालिटी प्रभावित होती है, बल्कि स्टूडेंट्स भी शिक्षकों से दूरी महसूस करते हैं। जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रगल हो, शिक्षक से ज्यादा नेता दिखे, तो बिहार का टैलेंटेड स्टूडेंट्स क्या करेगा? जवाब सीधा है, माइग्रेशन। लेकिन क्या बिहार छोड़ना उन स्टूडेंट्स की मजबूरी है या फिर एजुकेशन सिस्टम की नाकामी? जब सपने तो बड़े हो लेकिन अपने ही राज्य में उसे पूरा करने का कोई मौका ना मिले, तब क्या अपने घर परिवार को छोड़कर पलायन ही आखिरी रास्ता बचता है? बिहार में एजुकेशन सिस्टम की कमजोरियों के कारण स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अन्य राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। ETV भारत के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार बिहार से शिक्षा के लिए लाखों छात्र हर साल दूसरे राज्यों में जाते हैं। कर्नाटक, भोपाल, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के छात्रों से ही चल रहे हैं। यहाँ तक कि कोचिंग के लिए भी राजस्थान के कोटा और दिल्ली में हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं। बिहार सरकार ने 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जाए। इस योजना के तहत छात्रों को 4 लाख तक की शिक्षा ऋण 1% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को BA, BSc, BTech, मेडिकल जैसे हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। हालांकि ये योजनाएं कागजों पर प्रभावशाली है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई बार इसका लाभ समय पर नहीं मिलता। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण स्टूडेंट्स को समय पर सहायता राशि नहीं मिलती। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अरवल जिला के एजुकेशन ऑफिस के 2 कर्मचारियों को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह घटना दर्शाती है कि भ्रष्टाचार अभी भी बड़ी समस्या है। बिहार में हर साल लाखों युवा ग्रेजुएशन और डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग, ITI, B.Ed, नर्सिंग, BSc, B.Pharma आदि, लेकिन उसके बाद भी जॉब्स की किल्लत है। ना प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है और ना ही सरकारी भर्तियों का विज्ञापन समय पर निकलता है, और जो निकलता है वो वर्षों तक अटके रहते हैं कोर्ट केस, घोटाले और सिस्टम के सुस्ती के कारण। चुनाव में शिक्षा एक प्रमुख मुद्दा बनती है, लेकिन क्या यह वास्तव में राजनीतिक प्राथमिकता है? बिहार में कई राजनीतिक नेताओं के बच्चे प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों या विदेशों में पढ़ाई करते हैं, जबकि बिहार की सरकारी स्कूलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यह दोहरी नीति को दर्शाती है। एक ओर वह सुधार की बात करते हैं, दूसरी ओर उनके अपने ही बच्चे बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। बिहार की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए 2016 के बिहार स्कूल परीक्षा घोटाला, जिसे टॉपर स्कैम कहा गया। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब इंटरमीडिएट परीक्षा की आर्ट्स टॉपर रूबी राय ने एक इंटरव्यू में पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस बताते हुए इसे खाना पकाने से जुड़ा विषय कहा। वहीं साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में फर्क नहीं बता पाए। इस घोटाले ने दिखा दिया कि हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर कितनी गहराई तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी पर भी आरोप लगे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की भर्ती पैसा के बदले नौकरी यानी घूस देकर नौकरी पाने का मामला है। उनका कहना था कि इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया और जो पैसा दे सके उन्हें नौकरी मिल गई। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरक्षण के जो नियम और प्रावधान तय किए गए हैं उनकी भी अनदेखी की गई, जिससे पिछड़े और वंचित वर्ग के साथ अन्याय हुआ।
जब तक शिक्षा को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविक सुधार संभव नहीं है। अगर बिहार को बदलना है तो शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे उजाला आ सकता है। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह जानिए आपका हक है एक अच्छा शिक्षक। अगर आप शिक्षक हैं तो यह मानिए आप बदलाव के वाहक हैं। अगर आप गार्जियन हैं तो यह समझिए आपकी जागरूकता बच्चों की भविष्य की गारंटी है। और अगर आप सिर्फ दर्शक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। बिहार की शिक्षा में कई चुनौतियां हैं लेकिन बदलाव संभव है। हमें मिलकर काम करना होगा, सरकार, शिक्षक और हम सब। तभी हम बच्चों का भविष्य सही बना पाएंगे। शिक्षा ही बिहार का असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग तक बिहार की शिक्षा की सच्चाई पहुंच सके। कमेंट करें अपनी राय। अपने गांव, अपने शहर में आपका सरकारी स्कूलों में अनुभव कैसा रहा है और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ग्राउंड रियलिटी वीडियो आगे से आप मिस ना कर पाए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको से एक और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप ACR 2023-24 और 22-23 का जो रिपोर्ट है आप उसे एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि हम सब चीज़ को कवर नहीं किए हैं वीडियो में। सो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको द रियलिटी जो है ना एजुकेशन सिस्टम की हमारी, वहाँ पे पूरे डिटेल्स में सर्वे में लिखा गया है। तो आप जाके एक बार पढ़ें, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है।